कितने बच्चे थे लास्ट लेक्चर में? लास्ट लेक्चर में कितने बच्चे थे? I बोलो। think so about 30 sir, about 30. सर 29. तो ऐसा एकदम से क्यों बच्चे कम हो गए आज क्या है ऐसा? Sir, I think so some students have left for MA3 batch or new medicals batch. ठीक है, चलो बोर्ड पे देखना। अभी थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है तुम्हारे लिए, और अगेन ये बहुत डिटेल में एटॉमिक स्ट्रक्चर में आएगा। क्लियर? जब तुम्हें वहां पे काफी अच्छे से चीजें समझ में आएगी कि कहां से आया है, क्या हुआ है। Electronic configuration. See, we have, let's say, for a given substance team, we have 50 number of electrons. Now this 50 electrons we have to distribute in different shell and subshell. Different shell या subshell में हमें distribute करना है. If we want to distribute in different shell and subshell, so question आएगा कि कैसे हम distribute करेंगे. अब तक हमें 10 तक शायद ये रफ आइडिया होता है कि एक न्यूक्लियस है सेंटर पर, न्यूक्लियस के अराउंड कुछ ऑर्बिट्स हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट। क्या तुमने ऐसा कॉन्फ़िगरेशन देखा है 2 8 8 4 इस टाइप से कुछ? यस सर. यस सर। Yes sir, देखा है. तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, बेसिकली ये बच्चों वाला कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हम और डेप्थ में जा रहे हैं। ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। दिस 8 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट सबशेल। अब ये सबशेल क्या होता है? एनर्जी लेवल शेल, ये तो हमें समझ में आता है, ऑर्बिट को हमने एक शेल बोल दिया। क्लियर? जो ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, वो 2 डायमेंशन होता है। हम यहाँ पर थोड़ा सा 3 डायमेंशन देखेंगे। कोई भी एटम हमेशा 3 डायमेंशन होता है। 3 डायमेंशन होता है मतलब कुछ स्फेरिकल शेप होगा, बजाय 2 डायमेंशन ऑर्बिट के। अब हम लेंगे 3 डायमेंशनल स्फेरिकल शेल। क्लियर? ये न्यूक्लियस हुआ, फर्स्ट शेल,
second shell, third shell, fourth shell and so on. इस शेल में, हर शेल में कुछ सबशेल्स होंगी. या फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सबशेल होती है. सेकंड शेल कैन हैव 2 सबशेल, थर्ड शेल कैन हैव 3 सबशेल, फोर्थ शेल कैन हैव 4 सबशेल, 10th शेल कैन हैव 10 नंबर ऑफ सबशेल. यहाँ पे लिखा है in nth shell we can have n subshell. n मतलब हम ले लो फर्स्ट शेल में 1 सबशेल, सेकंड शेल में 2 सबशेल, 10th शेल में 10 सबशेल. क्लियर? अब इस सबशेल क्या होता है? सबशेल इज नथिंग बट जस्ट अ ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर शेप, साइज एंड एनर्जी. क्लियर? तो सबशेल कुछ स्पेसिफिक ऐसा वो नहीं है. सबशेल मतलब एक ही टाइप के ऑर्बिटल्स का ग्रुप. कितने बच्चों ने ऑर्बिटल्स ये वर्ड सुना है 10th तक या इसके पहले, मेरे लेक्चर के पहले? ऑर्बिटल्स हैंड रेज करो. कितने बच्चों ने ऑर्बिटल टर्म सुना है? चलो, मतलब एक दो ही बच्चे जिन्होंने ऑर्बिटल टर्म सुना है. मैं ऑर्बिटल भी डिफाइन कर देता हूं. पहले तो मैंने शेल बताया, स्फेरिकल शेल, 3 डायमेंशन. उसमें सबशेल, सबशेल क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल. ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल इज अ 3 डायमेंशनल वॉल्यूम अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. पता है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस ऑर्बिट में प्रेजेंट है. उस ऑर्बिट में भी कुछ ऑर्बिटल्स है और उस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. या तो हमने जो 10th तक पढ़ा उससे थोड़ा सा हम और आगे जा रहे हैं, थोड़ा डेप्थ में जा रहे हैं. एटम को और ज्यादा डेप्थ में जाकर समझ रहे हैं कि क्या होगा एग्जैक्टली. क्लियर? सो एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड शेल, 3 डायमेंशनल स्फेरिकल शेल. इन शेल में सबशेल, सबशेल में ऑर्बिटल्स और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन. ऑर्बिटल हमेशा एटम 3 डायमेंशन ही होता है. तो ऑर्बिट इज अ 2 डायमेंशनल कांसेप्ट व्हिच इज नॉट 100% एप्रोप्रिएट. 3 डायमेंशनल एटम है तो 3 डायमेंशनल वॉल्यूम होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन होगा. या तुम मुझे बोलोगे मेरा एरिया कितना है, तो डेफिनेटली मीनिंगलेस होगा. मेरा वॉल्यूम होगा, इस मार्कर का वॉल्यूम होगा, 3 डायमेंशन है. राइट? तो जहां पे हम एटम की बात करते हैं 3 डायमेंशन है, सॉलिड की बात करते हैं 3 डायमेंशन है, तो डेफिनेटली वो एक वॉल्यूम होगा बजाय एक एरिया. तो जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसे ऑर्बिटल्स कह दिया जाता है. अब एक ही शेल में बहुत सारे ऑर्बिटल्स, उन ऑर्बिटल्स को ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया. जो ऑर्बिटल्स का सिमिलर शेप, साइज, एनर्जी उनको एक ग्रुप में रखा गया. जस्ट फॉर एग्जांपल, सेकंड शेल में 4 ऑर्बिटल्स होते हैं. उसमें से एक टाइप का है और 3 सेम टाइप के. तो जो एक टाइप था उसको एक सबशेल में रख दिया, उस सबशेल में एक ऑर्बिटल आ गया, और जो 3 एक टाइप के थे उनको सेकंड सबशेल में रख दिया. तो सबशेल क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल. हो सकता है किसी में एक ही हो, किसी में एक से ज्यादा हो. और ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल इन ऑफ सिमिलर शेप, साइज एंड एनर्जी. और इन ऑर्बिटल्स को क्लियर सबशेल्स को एसपीडीएफ से डिनोट किया जाता है. एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल, एफ सबशेल. और कहीं लिखा है पी ऑर्बिटल, मतलब पी सबशेल का ऑर्बिटल. क्या इतना हमें समझ में आता है? थोड़ा बेसिक. यस सर. मैं इसको एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से रिलेट करता हूँ. एक बिल्डिंग है रेजोनेंस की, जिसमें डिफरेंट फ्लोर्स है. क्लियर? उसमें हर फ्लोर पे कुछ क्लासरूम है. हर क्लासरूम में कुछ बेंच और बेंच पे स्टूडेंट्स बैठे हुए. क्लियर? मुझे बताना है किसी भी लेट से एक स्टूडेंट है कंचन, मुझे उसका पोजीशन बताना है कि वो कहां पर है. क्लियर? कंचन कहां पर है ये उसकी पोजीशन बताना है. वो 3rd फ्लोर पर है. 3rd शेल हो गया. डिफरेंट फ्लोर क्या हो गया? शेल, मतलब 3rd शेल. 3rd फ्लोर के रूम नंबर 305 में है. सो जो रूम नंबर मैंने बोला वो हो गए सबशेल. क्लियर? फ्लोर, शेल, रूम, सबशेल. अब उस रूम में कुछ 20 बेंचेस है. लेट्स से वो 4th बेंच पे बैठा है. बैठिए. क्या है कंचन, मेरे पहले से बताओ. सब बैठिए. बैठिए. ठीक है, वो नाम ऐसा है कि दोनों का होता है इसलिए. तो 4th बेंच पे कंचन बैठी है. अब कंचन इज सिटिंग ऑन 4th बेंच. मुझे ये बताना है उस रूम में, मतलब उस सबशेल में 4th बेंच पर बेंच क्या हो गए? ऑर्बिटल्स. क्लियर? शेल, फ्लोर, सबशेल, रूम, ऑर्बिटल्स, बेंच. अब हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. इन ईच ऑर्बिटल वी कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन. क्लियर? सो हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे.
तो एक बेंच पे 2 स्टूडेंट, उन दोनों स्टूडेंट में कंजन कौन सा, राइट? तो शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रोन, 4 चीजें हमें चाहिए। इसको हम रिलेट कर रहे हैं, एक बिल्डिंग, पूरा बिल्डिंग एटम हो गया, डिफरेंट फ्लोर उसके शेल हो गए, रूम नंबर सब शेल हो गए, बेंचेस उसमें ऑर्बिटल और ऑर्बिटल पे 2 स्टूडेंट। इज दैट ओके? तुम ऐसे रिलेट कर सकते हो रफली कि कैसे हमें एक इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना है। शेल, शेल में सब शेल में ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। डेफिनेटली मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। एक रूम की कैपेसिटी मैक्सिमम 50 है, उसमें तुम 30 स्टूडेंट को बिठा सकते हो। एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी मैक्सिमम 2 है, तो उसमें 0 1 भी जा सकते हैं, एक भी नहीं गया, 1 जा सकता है, 2 जा सकता है, राइट? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इतना लिखा था चारों पॉइंट। Yes, sir. सर सबसेट की डेफिनेशन रिपीट करो। Subshell is a group of orbital of similar shape, size and energy. लिखा हुआ है second point is the definition of subshell. First shell में कितने subshell बताए गए तुम्हें? कितने subshell है first shell में? 1. Which is One. denoted by 1s. Clear? First shell का s subshell 1s. Second shell में कितने subshell हैं? 2. 2s and 2p. Second shell का s subshell, second shell का p subshell. Third shell में कितने subshell हैं? 3. 3. 3. Fourth shell में? 4. 4. 4. Fifth shell में? 5. 3. 5. आया समझ में? कौन सा हाँ, सबशेल सर, हर शेल में प्रेजेंट है? Sir, can you repeat the? In first shell we can have 1 subshell, in second shell we can have 2 subshell, in third shell we can have 3 subshell, in fourth shell we can have 4 subshell. तो फर्स्ट शेल में कौन सा सबशेल है? एस सबशेल, उसे डिनोट करेंगे 1s। 1s Yes, sir. द फर्स्ट शेल का एस सबशेल, 2s सेकंड शेल का एस सबशेल, 2p सेकंड शेल का p सबशेल, 3d d सबशेल ऑफ थर्ड शेल, राइट? क्या अभी क्लियर है? Sir, can you repeat it again? Which one? Which thing? Sir, that subshell point. क्या हमें थर्ड पॉइंट समझ में आता है? n शेल वी कैन हैव n सबशेल, n को रखो 2, सेकंड शेल में 2 सबशेल है, n को रखो 3, थर्ड शेल में 3 सबशेल है। कौन से 3 सबशेल है? ये वाले 3s 3p 3d spd। फोर्थ शेल में 4 सबशेल spdf। Understood, sir. Yes. अब मैं तुम्हें ये बताता हूं हर सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है? एटॉमिक स्ट्रक्चर कहां तक हो गया है? सर, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर आएंगे। ओके, चलो अच्छी बात है। समझ में आ रहा है सब कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर में? हाँ सर, Yes, आ रहा sir. है। ओके, किसी को कुछ क्वेरी डाउट्स ऐसा कुछ हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। मतलब ऐसा तो नहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत फास्ट जा रहा है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। कंचन, काव्या, मुग्धा, प्राप्ति, पूरव, नो सर, सब समझ में आ रहा है। ठीक, चलो। समझ रहा है सर। हाँ, कभी भी तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट में कुछ ऐसा लगता है ना कि नई चीज कुछ अप डाउन हो रही है, बेस्ट है तुम पीछे से डायरेक्ट शेयर करो, सर आप थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है, या तुम पाठक सर से शेयर कर सकते हो। क्लियर? मे बी पॉसिबल पाठक सर से तुम ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे क्योंकि वो बायो के, और तुम्हें ऐसा लगता है कि बायो हमारा सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री हमारे सब्जेक्ट नहीं है। ऐसा मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ मैंने देखा है काफी बार जो मेडिकल के बच्चे होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हमें हमारा सब्जेक्ट बायो,
हमें केमिस्ट्री फिजिक्स क्यों पढ़ा रहा है, ये तो क्या काम आएंगे हम यदि डॉक्टर बनेंगे। बट ऐसा नहीं है, वो काम भी आते हैं और काम आए ना आए, नीट में तो 50% वेटेज है फिजिक्स और केमिस्ट्री, वहां तो काम आना ही। और ये भी बात पक्की है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दैट विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर योर सिलेक्शन और रिजेक्शन। एमबीबीएस नीट के एग्जाम में बायो में मुझे लगता है 50,000 सीट्स है तो शायद 2 लाख बच्चे होंगे जो बायो में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, 250 280 प्लस स्कोर कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। या तो फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा लगे ना लगे, मतलब ये बिल्कुल दिमाग में मत लेके चलना है हमारे सब्जेक्ट नहीं, सब कुछ तुम्हारे लिए ही और एग्जाम में तो आना ही, ठीक है। और पता है बहुत बड़ा रीजन देता है मेडिकल बच्चों के साथ जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और एक्सेप्ट नहीं करते ना अंदर से कि हाँ ये सब्जेक्ट हमें इसमें भी बहुत अच्छा करना है, ये बहुत बड़ा रीजन बन जाता है उनके रिजेक्शन का, सिलेक्शन ना होने का। क्लियर, ये मेरा लास्ट 11 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। जितने भी बच्चे नीट में सिलेक्ट हुए तुम लास्ट ईयर भी पकड़ोगे, कभी भी किसी भी साल, मतलब यहाँ से कहीं से भी उन बच्चों का फिजिक्स केमिस्ट्री पे अच्छा कमांड होता है, तब जाके उनका नीट में सिलेक्शन होता है। तो मैं तुम्हें पहले भी बताया होगा, अभी बता रहा हूँ, बिल्कुल दिमाग में मत रखना कि हमारे सब्जेक्ट नहीं है या हम इसके साथ सोतेला व्यवहार करें, अपना ही मानो। मुझे हर किसी को बताया फिजिक्स केमिस्ट्री में एग्जाम में इफ यू हैव 180 मिनट्स 90 क्वेश्चंस ऑफ बायो यू विल टेक ओनली 45 मिनट्स, बचे 45 मिनट एक्स्ट्रा तुम फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज करते हो। पेपर थोड़ा सा टफ होता है, कैलकुलेशन होता है, लेंथी होता है बायो के कंपैरिजन, तो बायो में तो अच्छा इसको लाना ही है, हर कोई लाता है, तुम्हें भी लाना है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में यदि अच्छा लाओगे तो डेफिनेटली तुम अपने मतलब अपने लिए तुम्हारे लिए पॉजिटिव पॉइंट होगा वो। तो स्टार्टिंग से ही इन दोनों सब्जेक्ट को अपनाना है और अच्छे से प्रोसीड करना है, अच्छे से हमें प्रैक्टिस करना है, एक्स्ट्रा टाइम भी लग सकता है, देना है। और कहीं तुम्हें कुछ भी Yes. प्रॉब्लम आती है, मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड है, यू कैन शेयर विद मी, यू कैन मैसेज मी, क्लियर, यू कैन शेयर विद पाठक सर एनीथिंग। चलो सुनो, बोलो। सर सबशेल में ऑर्बिटल्स होते हैं क्या? यस, ओके। बिल्डिंग में डिफरेंट फ्लोर्स शेल, उसमें डिफरेंट रूम्स सब शेल, रूम में बेंचेस ऑर्बिटल्स, बेंच पे स्टूडेंट इलेक्ट्रो, ठीक है। यस सर। S subshell, P subshell, D subshell, F subshell. Shape of subshell बोले, shape of orbital of the subshell. Subshell कुछ और नहीं है, just group of orbital of similar shape, size and energy. Spherical shape S orbital का, S subshell का एक ही बात है. Dumbbell shape of all the orbitals of P subshell और P subshell का shape, कुछ भी बोले similar थी. Double dumbbell leaf shape, number of orbitals S subshell में, अभी तुम्हें याद रखना है इसका कैसे, कहां से आया, कैसे डिराइव किया, ये सब कुछ एटॉमिक में देखोगे.
S subshell can have only 1 orbital, P subshell can have 3 orbital, D can have 5, F can have 7, 1 3 5 7. यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? एक बेंच पर मैक्सिमम 2 स्टूडेंट का सिटिंग अरेंजमेंट था, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, so into 2 into 2 into 2 into 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए. इज दैट ओके? ये इलेक्ट्रॉन्स लिखा है ना. सर वो सेकंड सबसेल का शेप कैसा है? S subshell spherical, P subshell dumbbell, D subshell double dumbbell, F subshell leaf shape. हमें अभी हमारे ज्यादा काम का है. S सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, P में 6, F में 10 और D में 10, F में 14. दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी. हो गया कॉपी? यस सर. हाँ सर, हो गया. In electronic configuration, we have 3 rules, 3 principles. First one is Aufbau principle, AUA BAU. ये जर्मन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप. क्लियर? बिल्डिंग अप. सो Aufbau principle.
चलो देखना, Auger principle, distribution of electrons in various shell in subshell. These are the various shell in subshell. First shell का है subshell 1s, second shell 2 subshell 2s 2p 3s pp 3d. These are the various shell in subshell. Takes place according to their increasing order of energy level. मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ. Let's say we have 100 स्टूडेंट. 100 स्टूडेंट को हमें पूरे एक बिल्डिंग है उसमें डिफरेंट क्लासरूम में अरेंज करना है. क्या लगता है, सबसे पहले मैं 5th फ्लोर पे स्टूडेंट को भेजूंगा, वहां सिटिंग अरेंजमेंट होगा सबसे लोअर एनर्जी जो सबसे पास में क्लासरूम है ग्राउंड लेवल पे, वहां पे उसका सिटिंग अरेंजमेंट होगा. यदि हमारे पास ऑप्शन है कि हम कहीं भी बैठ सकते हैं, तुम कहां जाके बैठोगे? 5th फ्लोर पे डायरेक्ट ग्राउंड लेवल. तो इट इज अ लॉ ऑफ नेचर, any system has tendency to minimize its overall energy. इस मार्कर को यदि मैं छोड़ दूंगा, फोर्स हटा दूंगा, अपने आप नीचे आएगा क्योंकि ये अपनी एनर्जी मिनिमाइज कर सकता था, तो इसने अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज किया. क्लियर? अभी मेरा हैंड इसको फोर्स लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उसके पास ऑप्शन नहीं कि अपनी एनर्जी को और मिनिमाइज कर. पर यदि मैं फर्दर फोर्स मूव करूंगा, फर्दर नीचे जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी और डिक्रीज करेगा. So any system in the universe has tendency to minimize its overall energy if it can. Clear? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल में, वो फिल हो गया. सेकंड लेवल में वो फिल हो गया, थर्ड लेवल में. क्लियर? अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल कैसे डिसाइड होगा? सबसे कम एनर्जी 1s का, हमें इस डायगोनल में जाना है. ऑफबो प्रिंसिपल ने यह सजेस्ट किया एनर्जी किस ऑर्डर में इंक्रीज होगा? 1s का सबसे कम. आफ्टर 1s 2s आ जाएगा, 2s के बाद 2p आ जाएगा. क्लियर? हमें बेसिकली इसे डायगोनल वे में चलते चले जाना है. 1s 2s 2p 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 5s and so on. Clear? So above suggested this principle, you have the energy is increasing in this order: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s. ऐसे diagonal direction में चलते चले जाएंगे. Is that okay, Gunjan? Yes, sir. तुम यहाँ पे देखोगे 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं. 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में जा रहा है, फिर 3d में जा रहा है. मतलब फोर्थ शेल में पहले इलेक्ट्रॉन जा रहा है, फिर से थर्ड में जाएगा. यस, एक्चुअली ऐसा ही होता है. थर्ड शेल के डी सबशेल में जाने के पहले इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल के एस सबशेल में जाएगा, यह फिल होगा, फिर 3d में जाएगा, फिर 4p में जाएगा. मतलब ऐसा ही अरेंजमेंट होता है. हम हॉरिजॉन्टल नहीं ले रहे ना इस वे में, हम इस वे में जा रहे हैं. इस वे में लेते हैं 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 3d के बाद 4s आता. बट प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जाता है, इसका एनर्जी 3d से भी कम होता है. 3d में जो d सबशेल जाते हैं ना, हम जितना हायर सबशेल पे भी जा रहे हैं वो भी एनर्जी बढ़ाता है. क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. आयरन. चलो, आयरन का एटॉमिक नंबर है 26. यू हैव टू राइट कॉन्फ़िगरेशन फॉर आयरन. पहला एग्जांपल है, मैं करता हूं.
तो मेरी 10 तक के लिखते हैं तो 2 8 8 करके इतना कुछ उस वे में रिप्रेजेंट करते हैं। हम थोड़ा सा और डेप्थ में जा रहे हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में 1s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2। किसी भी s में 2, p में 6, d में 10, f में 14। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है इस मैनर में। इट मींस फर्स्ट शेल का s सबशेल इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन 1s2। इसके बाद कहां जाएगा? 2s, देन 2p, s any s can have 2, p can have 6। कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए? 2 + 2 + 6, हमें 26 करना है। इसके बाद आएगा 3s, इसके बाद आएगा 3p6। so 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। स्टिल वी हैव सम मोर इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स और डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 18 के बाद। इसके बाद जाएगा 4s। कितने हो गए? जल्दी से काउंट करके बताओ। मृदुला, पलक, Yes, कितने? sir. 20. 20। कितने बचे और? 6. 3D में कितने जा सकते हैं 4s के बाद? कैपेसिटी ऑफ 3D इज 10. बट वी हैव ओनली 6। मैक्सिमम कैपेसिटी 10 है, हमारे पास 6 है तो 6 भेज दिए। हम मैक्सिमम कैपेसिटी से ज्यादा नहीं भेज सकते। वी कैन नॉट इंपोर्ट, वी कैन नॉट put more than maximum capacity, but we can definitely put electrons more, less than its maximum capacity, right? चलो इसके बाद तुम लिखना ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिंक atomic number is 30, उसका 30 atomic number means 30 electrons will be there. Atomic number 8 means 8 electrons will be there. इतना पढ़ा है हमने atomic number का डेफिनेशन, पढ़ा है ना इंट्रोडक्शन में? Yes, sir. कार्तिकी समझ में आ रहा है कुछ? कार्तिकी ऑडियो से कनेक्टेड ही नहीं। Sir, done. Done, sir. ठीक है, शुभम समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। सृजन क्यों लेट ज्वाइन किया था तुमने आज? नो सर। नो सर, मतलब लेट ज्वाइन किया था तो मैंने देखा था, क्यों किया था ये क्वेश्चन। चेक करो, इज दैट ओके? Yes, sir. यस सर। एक्चुअली ये हम यूज करने वाले हैं पीरियोडिक में से थोड़ा सा ब्रीफ में बताया है। एटॉमिक में तुम और भी डिटेल में जाओगे इसमें। जैसे मैंने ऑफ-बॉ प्रिंसिपल का एक पार्ट बताया, उसका भी एक पार्ट नहीं बताया। इसके बाद दो प्रिंसिपल और है, उसकी हमें पीरियोडिक में भी रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो भी मैं नहीं बता। बट हाँ, डेफिनेटली इतना थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो जाएगा जब तुम वापस से इसको पढ़ोगे डिटेल में, तो तुम्हें थोड़ा सा और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ज्यादा समझ में आएगा। चलो चले हम आगे। Yes, sir. तो यस, तो इनर्ट गैसेस और फिर इसमें फर्क क्या है जब ऐसा अरेंज करते हैं? फिर से बोलो। इनर्ट इनर्ट गैसेस जैसे नियॉन और ऑक्सीजन में तो क्या फर्क क्या है, क्या स्टेबल क्या है?
ऑर्गन इनर्ट गैस 3p6, यहाँ पे हम इसको खत्म कर रहे हैं, P में खत्म कर रहे हैं, इसमें D पे खत्म हो रहा है। ऑर्गन के बाद आएगा क्रिप्टॉन, वो जैसे 3s2 3p6 आएगा उसमें 4s2 4p6 आएगा, उसके बाद आएगा 5s2 5p6 6s2 6p6। तो नोबल गैसेस P पे एंड होगा और ये एलिमेंट D पे एंड हो रहा है। अब क्वेश्चन तुम्हारा ये हो सकता है सर P पे एंड होगा D पे एंड होगा तो क्या उससे कुछ प्रॉपर्टी में डिफरेंस आता है? यस, काफी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाता है और वो हम देखेंगे धीरे धीरे, राइट? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. अब तुम्हें शायद वो भी समझ में आ रहा होगा, एस ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन एस सबशेल, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया है तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में काउंट होगा। आयरन डी ब्लॉक में होता है क्या ग्रुप 2 से ग्रुप 12 के बीच? Yes, sir. सॉरी ग्रुप 3, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक 4 5 6 7 8 9 10 11 3 to 12 होना चाहिए, क्या मिस कर दिया? स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज 2 + 5 7 11 12 क्या मिस कर दिया मैंने? आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर मिस कर दिया। ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ये हमने एटॉमिक नंबर 30 तक लिखा था क्या इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में? Yes, sir. यस सर। हाँ सर लिखा था। गुड, तो फिर जवाब देना चाहिए ना सर, गलत लिखा है, कॉपर आना है आएगा, तुम्हें पता होगा तब तो। शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट डिनोटेड बाय ACC। अब हम वापस से आ गए हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पर। हमें पीरियोडिक टेबल में उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं एंड वी हैव टू रिलेट देयर डिफरेंट वेरियस प्रॉपर्टीज, उन प्रॉपर्टीज को रिलेट करने के लिए दो टर्म बहुत ज्यादा यूज हम करने वाले हैं, एक स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट और दूसरा आएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितनी भी एटम्स की प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाउ न्यूक्लियस इज अट्रैक्टिंग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सारी प्रॉपर्टीज उस पर डिपेंड करती है। या कौन कौन सी हमें प्रॉपर्टीज मेनली देखना है? एटॉमिक रेडियस हो गया, एटॉमिक रेडियस के बाद हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद हो गया इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इतनी हमें प्रॉपर्टीज देखनी है मेनली। शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं क्योंकि लैंग्वेज इज जस्ट कंफ्यूजन नहीं होगा लिखने में। स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं मैं। Screen is visible properly? Yes, sir. Shielding effect, it describes the
decrease in attraction between an electron and the nucleus in any atom with more than one electron. बेसिकली ये हमें डिनोट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में वो कितना डिक्रीज हो रहा है इन एनी एटम विथ which contain more than one electron. It is also known as स्क्रीनिंग इफेक्ट. थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ फिर कॉपी करना. लेट से ये न्यूक्लियस है हमारा, क्लियर? फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, लेट से द फोर्थ शेल इज द आउटर मोस्ट शेल. इस फोर्थ शेल में एक इलेक्ट्रॉन है and there is some force of attraction between nucleus and this electron. अब होगा ये बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फर्स्ट शेल के, सेकंड शेल के, थर्ड शेल के, ये इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में between what outermost electron and the nucleus they will provide a shield, they will provide a we can say some resistance to have force of attraction between nucleus and electron. एक सिंपल सा लॉजिक है, मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. यदि उनके बीच में कोई भी आ जाए, क्लियर, तो डेफिनेटली उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा. इतना समझ में आता है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, और इनर शेल इलेक्ट्रॉन कैसा एक्ट कर रहे हैं? दे आर एक्टिंग एज अ शील्ड बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. तो इनर शेल Barrier. जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए था आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस की तरफ, उतना ना होके थोड़ा सा कम हो जाता है. क्या अभी क्लियर है शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट? Yes, sir. चलो कॉपी करो, मतलब कॉपी तो तुम पूरा यहां तक कर लो, पूरा पेज ही कॉपी कर लो. मैं फिर उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी एक्सप्लेन करता हूं. both are related to each other. You have 2.5 minutes to copy everything. Sir, what is written after it is also known as? Screening effect. Screening effect. पता चल गया स्क्रीनिंग इफेक्ट है? हमें कुछ बताऊं कुछ और भी? ऑल्सो नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट को, ठीक है? So, यस. what is written after from experiencing the full? चलो मैं एक बार पूरा पढ़ लेता हूं ताकि तुम्हें लिखने में प्रॉब्लम ना आए. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज is the net positive charge experienced by an electron in a multi-electron atom. The term effective is used because the shielding effect of negative charged electrons prevents higher orbital electrons from experiencing the full nuclear charge by repelling effect of inner layer electrons. मैंने पढ़ा है, एक्सप्लेन नहीं किया, एक्सप्लेन करना बाकी है भी.
कॉपी कर लिया है? कॉपी हो गया है क्या? सर रुको। सर वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है क्या? स्क्रीनिंग कांस्टेंट, यस। स्क्रीनिंग कांस्टेंट, शील्डिंग कांस्टेंट, स्लेटर्स कांस्टेंट। अभी हो गया है कॉपी? विधि, Yes, sir. कार्तिकी, वैष्णवी, उत्कर्ष। यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो देखो, Z इफेक्टिव this is the outermost electron. Let's say the atomic number is, just for example, its atomic number is 22 मैं लेता हूँ 15। अब इसका एटॉमिक नंबर 15 है, इसमें 15 प्रोटॉन्स है एट द न्यूक्लियस। हमें क्या एक्सपेक्टेड था? 15 प्रोटॉन्स के कारण आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन होगा, बट कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे विल कम इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण इसका अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में होगा और इनके कारण रिपल्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगा। Yeah, so there will be some repulsion because of this electron attraction due to nucleus। ये इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिवली क्या दिखेगा? +15 चार्ज से अट्रैक्ट कर रहे हैं, -3 चार्ज से रिपेल कर रहे हैं। सो इफेक्टिवली इसे 15 - 3 अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स ऑन एन एवरेज बीच में आ गए वो रिपेल करेंगे, तो इनका रिपल्शन इसका अट्रैक्शन कंपनसेट यदि हम कर देंगे तो व्हाटएवर द एटॉमिक नंबर माइनस average number of electrons between nucleus and outermost shell, which is denoted by sigma, जिसे स्क्रीनिंग कांस्टेंट, शील्डिंग कांस्टेंट, स्लेटर्स कांस्टेंट बोला गया था। या ये वो नंबर माइनस कर दिया जो इन दोनों के बीच में आ गए, जिससे इफेक्टिवली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पर वो कम हो रहा है। इज दैट ओके? Yes, sir. क्या Z इफेक्टिव समझ में आया? Effective nuclear charge experienced by the outermost electron due to nucleus as well as inner shell electron, right? Yes, sir.
अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा वो मतलब शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग मतलब ये जो इनर्शियल इलेक्ट्रॉन है शील्ड कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं अट्रैक्शन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को ड्यू टू न्यूक्लियस। सबसे ज्यादा हमने लिखा था एस का, देन पी का, देन डी का, देन ए। दिस इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। मतलब सबसे ज्यादा ब्लॉक कौन करेगा? एस। क्लियर? सबसे कम ब्लॉक कौन करेगा? एफ। सो दे हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट और इनका शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग माना जाता है। जहां पे डी और एफ सबसे पिक्चर में आ जाएंगे, दे हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट। क्या ऐसा तुमने लिखा भी था लेक्चर नोट्स में? चेक करो। Yes, sir. Yes, sir. यहां तक इतना समझ में आ रहा है जितना लिखा है? Z effect Yes, and sir. effective neutral both is clear, both are clear. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चले हम आगे। Yeah, sure, sir. इसके बाद अब मेन हेडिंग हमारी आती है जिसके लिए हम अभी पूरा बेस रेडी कर रहे थे। डेफिनेटली वो नहीं करते तो हमें आगे जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो समझ में ही नहीं आता। एटॉमिक रेडियस, फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी। देखो, एटॉमिक रेडियस, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल, जो हमने एक्सपेक्ट किया था, जो भी एटम है और आउटरमोस्ट शेल के बीच का डिस्टेंस। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। फर्स्ट वन, कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस इज डिफाइंड व्हेन वी हैव कोवेलेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग। जब कोवेलेंट बॉन्ड होगा हम कोवेलेंट रेडियस डिफाइन करेंगे। इट इज द half of the distance between nucleus of two covalent bonded atoms. कोवेलेंट बॉन्डिंग कब होगी? जब एक एटम दूसरे एटम के क्लोज जाएगा। ये पहला एटम है, ये दूसरा एटम है। when they come close to each other, और कुछ इस मैनर में ओवरलैप कर जाएंगे। क्लियर? बॉन्डिंग मींस दे आर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। यदि वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं so this is the zone where they are sharing the electrons. यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके भी होंगे और इसके भी होंगे। क्लियर?
तो केमिकल बॉन्ड बनता है दो तरीके से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. So covalent bond forms due to sharing of electron. If this distance is d, then covalent radius RC is defined as d by 2. हमें एग्जैक्टली जितना है दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस उसका हाफ ले लो, तो ऑन एन एवरेज न्यूक्लियस और आउटर शेल के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा. क्या इतना हमें समझ में आता है? Distance, half of the distance between two covalent bonded atoms. हो गया कॉपी? Yes, sir. हाँ सर अच्छा, हो गया. तुम्हारे पास पीरियोडिक का बुकलेट है या नहीं है? No, sir. रेजो सर पर देखना पड़ेगा. ठीक है, देखो, और यदि नहीं होता है तो मुझे आज नहीं कल दोपहर में कोई भी एक बच्चा मैसेज करना अराउंड 1 o'clock. मैं ऑफिस में रहता हूँ, मैं वहां पर तुम्हारे जो पीरियोडिक का बुकलेट है उसका एक्सरसाइज स्पेशली स्कैन करके सेंड कर दूंगा ताकि मैं होमवर्क दे पाऊँ. ठीक है? श्योर सर. और मुझे तो ये नहीं समझ आया, बच्चे एक तो 26 थे पहले, कम होते होते 22 हो गए. पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग, लेक्चर के बीच में से ही भाग रहे हो, क्या कर रहे हो? और 20 बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं. चले हम सेकंड टाइप रेडियस पर. It is the half of the distance between two atoms of a
टू एटम्स इन अ मेटल। अच्छा, मेटल्स और कोवेलेंट बॉन्डिंग में डिफरेंस क्या होता है? मेटेलिक बॉन्डिंग, मेटल्स आर कंसिडर्ड टू बी क्लोजली पैक्ड स्फीयर, फर्स्ट स्फीयर, सेकंड स्फीयर, थर्ड स्फीयर, जिसे यहाँ ओवरलैपिंग हो रही थी ना, this overlapping will not be there, closely packed sphere. So half of the internuclear distance, yeah, half of the distance between nucleus or what is it, between two nucleus, two atoms, ठीक है, वो भी correct है, between two atoms, half of the distance between two atoms to nucleus or nucleus of two consecutive atoms, right? क्या मेटेलिक रेडियस क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Van der Waal radius, it is a half of the distance between nucleus of two atoms have weak van der Waal force of attraction. Generally novel gases जो होती हैं उनमें बहुत कम force of attraction होता है, so there is a large distance between two atoms, so half of the distance between two nucleus, clear? By definition तुम देख सकते हो ये distance सबसे ज्यादा है, फिर ये distance और कोवेलेंट वाला डिस्टेंस सबसे कम होता है, डिफाइन ही उसमें भी किया गया। तो कोवेलेंट रेडियस सबसे कम, वैन डेर वाल रेडियस सबसे ज्यादा। कॉपी करो, कुछ डाउट है तो क्लियर करो अभी। Excuse me, sir. हम्म, Sir, van der Waals forces means false forces, no? वैन डेर वाल फोर्सेस मींस वीक फोर्सेस, दे आर वेरी वीक Okay, sir. फोर्सेस जहां पे बहुत कम अट्रैक्शन होता है। Okay, sir. चले हम आगे। Yes, sir. चलो इसके बाद से तुम हेडिंग लिख लो, मुझे नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना सर, ये स्टार्ट करना है फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है? फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, हमें ये हेडिंग स्टार्ट करना है।